हेलो दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने में उपस्थित हुआ हूँ। जो एमपीपीएससी का जो हमने क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो उसमें यह पता लगा है कि अकबर के बारे में या मिडिवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं और ख़ास करके अकबर और औरंगजेब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध करिए कि अकबर एक राष्ट्रीय बादशाह थे, अकबर वाज नेशनल एम्परर। तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए हमें अकबर की राजपूत पॉलिसी, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, उसके पीरियड का आर्ट एंड कल्चर और सुलह कुल की नीति, ये सारे चीज़ को जब हम उसमें समावेश करेंगे, इसके साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें कि हिंदुओं को उच्च स्थानों पर उन्होंने नियुक्त किया, तो ये सारे चीज़ जब हम थोड़े थोड़े से जोड़ेंगे तब जाकर के हमारा आंसर बनेगा कि हाउ अकबर वाज ए नेशनल एम्परर। तो इसी क्रम में मैंने सोचा है कि आज आपके सामने में अकबर की राजपूत पॉलिसी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इसको मैं आपके सामने में रखूं और इसके बाद में फिर रिलीजियस पॉलिसी, अपने धार्मिक नीति के बारे में भी दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। तो सवाल ये उठता है कि राजपूत पॉलिसी जो अकबर का है वो किस कारण से उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि हमें मालूम है कि उनके जो पितामह, उनके ग्रैंडफादर बाबर थे, वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे और उन्होंने जब बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था, जिसमें कि एक पक्ष राजपूतों के महाराणा प्रताप के पितामह राणा सांगा, उनके साथ जब युद्ध हुआ था तो उन्होंने जिहाद का नारा लगाया था और अपने फोर्स को बोला था कि हम इन काफिरों को किसी भी हालत पर हमें हराना है, नहीं तो हमारा जान हम नहीं बच पाएंगे। तो ये जो जिहाद का नारा बाबर ने वहाँ दिया था खानवा के युद्ध में और अल्टीमेटली बाबर की जीत हुई थी, राणा सांगा की मौत हुई थी। उसके बाद में जो चंदेरी की लड़ाई हुई ठीक साल भर के अंदर में, वहां भी उन्होंने जिहाद का नारा लगाया था। हम लोगों को ये मालूम है कि बाबर का जो जनरल था मीर बाकी, उसने अयोध्या के राम टेम्पुल को उसने ध्वस्त किया था और अभी जजमेंट भी आया। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने कट्टर थे उस जमाने के हिसाब से, बहुत ही कट्टरता थी उनमें, क्योंकि सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे। और इसी तरह जो उनका अकबर के पिता हुमायूं, ये भी उसी पद चिन्ह पर चल रहे थे। और एक उदाहरण इसके लिए काफ़ी है कि जब मेवाड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं से सहयोग मांगा, क्योंकि गुजरात का बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था और उन्होंने हेल्प के लिए हुमायूं की मदद मांगी, तो हुमायूं ने इस आधार पर कर्णावती को मदद देने से इनकार किया कि हम काफी की मदद नहीं करेंगे। हालांकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था उनके लिए, क्योंकि बाद में जब शेरशाह को हारे और उसके बाद जब भागे थे हिंदुस्तान छोड़, तो वहां पर अगर उन्होंने और राजपूतों के साथ अच्छा समन्वय स्थापित करके रखा होता तो इतने बुरे दिन उन्हें देखने नहीं पड़ते। तो कुल मिलाकर के आशा यह है कि उस जमाने के हिसाब से अकबर का ये जो राजपूत पॉलिसी है एक टॉर्च बियरर का काम कर रही है, एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इसके पहले 300 वर्षों तक सल्तनत का पीरियड हिंदुस्तान में रहा और वहाँ पर उन्होंने धर्मांधता और खून खराबा, राज्यों को मिलाने की कार्रवाई और अनेक प्रकार के शोषण, इन सब चीज़ों को उन्होंने कार्रवाई किया और इन सब चीज़ों को अपनाया और हिंदुओं को प्रताड़ित, अत्याचार किया, ये सबको मालूम। लेकिन इसके बाद भी अकबर ने राजपूत पॉलिसी क्यों अडॉप्ट किया? तो इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है, क्यों का आंसर यह है कि उन्होंने देखा कि 300 वर्षों से सल्तनत काल में मुसलमानों का राज रहा और उन्होंने राजपूतों को दबाने की कोशिश किया, लेकिन राजपूत नहीं दबे, हमेशा रिवोल्ट होता रहा
तो इस कारण से अकबर ने देखा कि जब तक हम राजपूतों को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हम हिंदुस्तान में शासन नहीं कर पाएंगे और लंबे दिनों तक शासन नहीं कर पाएंगे। यदि अपने शासन को भारतीयकरण करना है तो राजपूत को साथ में लेना होगा, क्योंकि हिंदू समाज का जो पॉलिटिकल लीडर है, राजनीतिक जो नेता है, वो है राजपूत। तो इसीलिए राजपूत को मिलाना आवश्यक था। दूसरा, उन्होंने जो क्वालिटी देखा वो था कि राजपूत एक वॉरियर क्लास के लोग मरने मिटने के लिए तैयार रहते थे, स्वामी भक्ति अटूट रहती थी, लॉयल्टी टू द मास्टर, जो अपने मालिक के प्रति वफादार होना, ये राजपूतों की सबसे बड़ी विशेषता थी। ये सब जो सारे गुण थे, इससे प्रभावित होकर के उन्होंने राजपूत पॉलिसी अडॉप्ट किया। एक कारण और भी था कि अकबर के जो रिलेटिव थे, माने जो सगे संबंधी, जैसे हाफ ब्रदर आदम खान, आपने फिल्म जोधा अकबर में देखा होगा, जो सौतेले भाई, उसकी हत्या अकबर के द्वारा लाल किला आगरा में की जाती है। उसका रीजन ये था, और आपको ये भी बता दूं कि वो आदम खान माम अनंगा का बेटा था, जो कि 6 साल के जो पेटीकोट गवर्नमेंट की संचालिका थी, उसने बैरम खान को पराजित करने में, खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो आदम खान को जब मालवा का गवर्नर बनाया गया और वहाँ के शासक बाज बहादुर के खिलाफ लड़ाई के लिए भेजा गया, तो उसने हजारों की संख्या में कत्लेआम यहाँ मांडू में मचाया था। बाज बहादुर फिर यहाँ से भाग गया था, बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी उसे मिली थी, लेकिन उसने बहुत कम प्रॉपर्टी या संपत्ति राजकीय कोष में जमा किया और अधिकांश प्रॉपर्टी संपत्ति लूटे, जो उसको बूटी बोलते हैं, उसको अपने पास रख लिया। जब अकबर को इस बारे में पता चला और उसने जब कहा कि सभी जो प्रॉपर्टी है जो वहाँ से लाए वो जमा कीजिए, इसी पर दोनों में तकरार हुई और इसकी परिणति ये हुई कि अल्टीमेटली आजम खान को मारना पड़ा। इसी तरह से काबुल में उसके सौतेले भाई हाकिम खान ने अनेक बार विद्रोह किया। अकबर को स्वतः वहाँ उस विद्रोह को दबाने के लिए जाना पड़ा। तो कुल मिलाकर के ये निचोड़ है कि अकबर को अपने रिलेटिव में सगे संबंधियों से ज्यादा खतरा रहता था। इसके अलावा जब अकबर या मुगल का यहाँ शासन हुआ तो उनके साथ में सेंट्रल एशिया से उज़्बेक लोग, जो कि मुगल ही थे, उनके वंशज के लोग यहाँ पर आए थे और वो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे थे। उनके द्वारा भी हमेशा इस ताक में उनके द्वारा भी हमेशा रिवोल्ट करने की कोशिश की जाती थी और इसके कारण अकबर बहुत ज्यादा परेशान रहता था। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया गया था। वह एक अफगान था और अफगान हालांकि हार चुके थे, बहुत सारे बैटल में हार चुके थे। बाबर ने उनको 2 बार हराया था, लेकिन उसके बाद भी हुमायूं को शेरशाह सूरी जो एक अफगान था उसने हराया था और इसके कारण हुमायूं को 15 साल का निर्वासन का जिंदगी जीना पड़ा था। जो जब अकबर ने द्वितीय पानीपत युद्ध में हेमू, जो कि आदिल शाह का प्रधानमंत्री था, उसको हराया था, उसके बाद भी वो लोग बंगाल भाग गए और फिर वहाँ भी अकबर को उनको नियंत्रित करने के लिए सेना भेजनी पड़ी और तब उसके बाद नियंत्रित हुए और बंगाल मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा बना। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी अफगान कौम एक जुहारू कौम है
और वो हमेशा इसी ताक में लगा रहता था कि किसी तरह से मुगल साम्राज्य पर को चोट पहुंचाई जाए, क्योंकि वो मानते थे कि हिंदुस्तान के तख्त का असली दावेदार अफगानी है, और इसलिए वो हमेशा षड्यंत्र में लगे रहते थे। इन सब नॉवेल्स के यानी अफगान को, उज़्बेक को, अपने रिश्तेदारों को काउंटर बैलेंस के लिए अकबर ने एक नई राजपूत पॉलिसी शुरू किया, और जो कि उसके शासन के भारतीयकरण में काफी मददगार हुआ। और उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का शासन दिनों दिन बढ़ता ही गया, उनका साम्राज्य का विस्तार होता गया, और इसमें राजपूत की भूमिका बहुत ही सराहनीय और महती थी, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। तो इसलिए इन सब बिंदुओं का अकबर को राजपूत पॉलिसी शुरू करना पड़ा। अब इसके बिंदु क्या क्या है, जो इसकी विशेषताएं हैं, वो करीब 11 विशेषताओं का मैंने उल्लेख किया है। पहला है मैट्रिमोनियल अलायंस। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि सबसे पहले अकबर ने 1562 में भारमल, जो कि आमेर और आजकल उसको जयपुर बोलते हैं, आमेर का शासक था, उनकी बेटी हरकाबाई से शादी किया था, जिसको बाद में जोधाबाई कहा गया, जिसके ऊपर फिल्म भी बना है। और इसी तरह से उन्होंने बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर के रानी राजकुमारियों से शादी किया। इस तरह से 3 शादियां की। जहांगीर की भी शादी उन्होंने भारमल के पुत्र भगवान दास की बेटी से कराया था। और यह सिलसिला चलता रहा। मैट्रिमोनियल पॉलिसी के तहत में उन्होंने विवाह संबंध के द्वारा, राजपूत वंशों के साथ विवाह संबंध के द्वारा अकबर ने एक कोशिश किया कि राजपूतों को अपनी तरफ मिलाया जाए। दूसरा पॉइंट था कि अपॉइंटमेंट ऑफ राजपूत प्रिंसेस ऑन हाई पोस्ट। दोस्तों, जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में राजपूतों को साथ में लिया गया, तो उसमें ऊंचे ऊंचे ओहदों पर उनको रखा गया। जैसे बीरबल, टोडरमल तो राजस्व मंत्री था अकबर का, उसके अलावा मानसिंह जनरल, और यही मानसिंह हल्दी घाटी में मुगल फौजों का जनरल था, चीफ कमांडर था, जिसने महाराणा प्रताप के साथ 1576 में युद्ध किया था। भारमल, भगवान दास, ये सारे जो हिंदू राजा थे, ये सभी ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन किए गए थे, और उनको बड़े बड़े मनसब दिए गए थे। मनसबदारी सिस्टम के बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन ये मनसबदारी जाट और सवार होता था। इसमें 7000 या उससे ऊपर के जो जाट और सवार के जो पोस्ट होते थे, वो केवल मुगलों के जो प्रिंसेस थे उनके लिए सुरक्षित रहते, राजकुमारों के लिए सुरक्षित रहता था, और बाकी 7000 से नीचे वाले जो पद थे वो हिंदुस्तानी राजा महाराजाओं के लिए सुरक्षित था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अकबर के पीरियड में जो महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने वाले, मनसब प्राप्त करने वाले हिंदुओं की संख्या मोर देन 25% था। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप सल्तनत काल के से इसकी तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अकबर ने हिंदुओं का इंटीग्रेशन, एकीकरण अपने साम्राज्य में किया था। इसके बाद में एक समान इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब समान व्यवहार, अकबर ने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अडॉप्ट नहीं किया था, जैसा कि सल्तनत के काल में हुआ था। हिंदुओं को वैसा ही दर्जा उन्होंने दिया जैसा कि मुसलमानों को दिया। जैसे उन्होंने फेस्टिवल, मतलब त्योहार मनाने के लिए, या उनके अपने जो सामाजिक जो संबंध है उसको करने के लिए वो उनको स्वतंत्र कर दिया, और उसमें किसी प्रकार का सम्राट का कोई दखल नहीं होता। तो इस
प्रकार से उन्होंने बिना भेदभावपूर्ण तरीके से एक समान व्यवहार की पॉलिसी अडॉप्ट की। चौथा है रिलीजियस इंडिपेंडेंस। पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तानियों को या खास करके हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। सल्तनत काल में ऐसे सैकड़ों दृष्टांत पड़े हुए हैं जहां पर हिंदुओं को उनके सुल्तान के धार्मिक अत्याचारों का सामना करना पड़ा, उनको जबरन कन्वर्ट किया गया, धर्मांतरण कराया गया। लेकिन जब आप अकबर की राज पॉलिसी देखेंगे तो उसमें उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का सिद्धांत लागू किया कि किसी भी हिंदू को कन्वर्ट नहीं किया जाए, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा जैसे मुसलमानों के साथ किया जाता है। एक और बातें हैं कि जैसे कि अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किया था, विवाहिक संबंध हिंदू राजाओं के खास करके राजपूत राजाओं के बेटियों के साथ में किया था, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उन रानियों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का आघात न पहुंचाए। इसलिए आपने फिल्म 14 अकबर में भी देखा होगा कि वहाँ पर कृष्णाष्टमी मनाई जा रही थी मुगल दरबार में। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस जमाने में धार्मिक कट्टरता एक बहुत बड़ा औजार था और जिससे लोगों को परेशान करने के लिए, अत्याचार करने के लिए ये सब बातें किया जाता था। लेकिन अकबर ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि जो जो हिंदू महारानी उनके हरम में रहती हैं उनको किसी प्रकार से उनके धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का आघात न पहुंचाई जाए। एक बात और भी है कि जैसे पहले के जमाने में ये होता था कि जो राजा डिफीटेड हो जाते थे, जो हार जाते थे, तो उसको जो विक्टोरियस मतलब जीतने वाले राजा उसको तरह तरह से अत्याचार करते थे, परेशान करते थे। जैसे आदम खान के बारे में मैंने बताया जो अकबर का शुरुआती पीरियड था और उसने यहाँ पर मांडू में आकर के बहुत कोहराम मचाया था, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी तो वो लूट के ले ही गया। वहाँ के रानी और वहाँ की जो महिलाएं थी, वहाँ पुरुष सभी को हजारों की संख्या में उसने काट दिया था और नंगा नाच मचाया था। इससे भी अकबर नाराज हुआ था। तो उन्होंने ये पॉलिसी सुनिश्चित किया कि जो भी राजा हार जाते हैं तो उसके साथ में रिस्पेक्टफुली मतलब आदर पूर्वक उसका व्यवहार किया जाए, उनके राज्य को वापस लौटा दिया जाता था और उसके साथ में कुछ शर्तें लगा दी जाती थी जैसे कि वार्षिक रूप से उन्हें कर देना होता था। इस तरह से उन्होंने राजपूतों को संतुष्ट करने का काम किया। जैसे कि एक उदाहरण है कि गोंडवाना में जब उन्होंने मुगलों की फौज ने रानी दुर्गावती को हरा दिया और उनके जो प्रिंस थे, जो माइनर प्रिंस थे विजयनारायण शाह, उनको भी बंदी बना लिया गया। लेकिन उसके बाद में उन्हीं के चचेरे भाई को माने दुर्गावती के देवर को वहाँ का राज्य गोंडवाना का राज्य दिया गया और उसके बदले में उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। एक बात और भी है कि अकबर ने इतनी स्वतंत्रता तो दी थी, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रिंसली स्टेट को अपने नाम का खुतबा पढ़ने या सिक्का चलाने का ऑर्डर नहीं दिया था। मतलब इसका पूरी तरह से पाबंदी था। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इंटरनल फ्रीडम ऑफ राजपूत किंगडम्स। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि आंतरिक मामलों में जो राजपूत किंगडम है जैसे कि जोधपुर, आमेर और बहुत सारे बूंदी, ये बहुत सारे राजपूत या कालिंजर, ये सारे जो राज्य थे राजपूत राज्य थे, तो उन्होंने जब अधीनता स्वीकार कर लिया एक बार, तो उसके बाद में उनके जो वंशज थे उनको फिर गद्दी दे दी जाती थी और आंतरिक मामले में मुगल साम्राज्य का कोई दखल नहीं होता। अकबर ने राजपूत सोसाइटी में फैली हुई विकृतियां जैसे कि सती प्रथा बहुत ज़्यादा उस समय में प्रचलित था, नाबालिगों का मैरिज शादी और विधवा विवाह नहीं होता था, तो इन सब चीज़ों पर मनाही किया कि विधवा विवाह को चालू किया जाए, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे लोग
युद्ध में मारे जाते थे तो जवान महिलाएं जो विधवा हो जाती थी, तो उसके लिए रीमैरिज पुनर्विवाह के लिए भी उन्होंने कोशिश किया कि हिंदू राजपूत समाज में और खास करके हिंदू समाज में ये लागू हो। हालांकि वो अपने काम में इतना सफल नहीं हो पाए और हिंदुस्तान में सती प्रथा बहुत दिनों तक चलता रहा, बाल विवाह भी अभी भी चल रहा है और विधवा पुनर्विवाह अब बहुत जगह हो रहे हैं और अभी भी नहीं, खास करके ब्राह्मणों में अभी भी नहीं हो रहे। सती प्रथा तो 1929 में राजा राम मोहन राय के प्रयास के बाद में बंद किया गया हिंदुस्तान में। तो ये जो सोशल जो उन्होंने पॉलिसी एडॉप्ट किया था राजपूत समाज के उत्थान के लिए, उसमें वो उतना सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी मंशा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। एक जो राजपूत पॉलिसी का मुख्य आधार था 2 पॉइंट, कंसिलिएशन या उसको रिकंसिलिएशन कहिए और कन्फ्रंटेशन। जो राजपूत राजा उनके आदेश के मान लेते थे, अधीनता स्वीकार कर लिया, उनके साथ उन्होंने सब प्रकार की जो ऊपर में जो हमने बताए हैं उन सारे पॉलिसी उनके साथ उन्होंने अडॉप्ट किया, भाईचारे का व्यवहार किया, कुछ शर्तों के साथ उनको इंटरनल आज़ादी भी दी गई। लेकिन जिन राजपूत राज्यों ने इनके साथ उन्हें विद्रोह किया या उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उनके साथ उन्होंने बहुत कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी अडॉप्ट किया, खास करके मेवाड़ के साथ। और दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि उन्होंने उदय सिंह के ही पीरियड में मेवाड़ और खास करके चित्तौड़गढ़ को कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, जिसमें कि महाराणा प्रताप जो उदय सिंह का पुत्र था उनके साथ और मुगल फौज जिसका मुखिया राजा मान सिंह था उनके बीच में हुआ था और राणा प्रताप बुरी तरह से हारे थे और उनकी जान बच गई। बाद में इनके पुत्र अमर सिंह के द्वारा जहांगीर के शासनकाल में समझौता किया और फिर मुगलों और मेवाड़ के संबंध उसके बाद से अच्छे हो गए। तो ये 11 पॉइंट थे जो कि राजपूत पॉलिसी के मेन विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके महत्व क्या हुआ दोस्तों? इसका महत्व ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सिद्ध हुआ और इससे सांस्कृतिक एकीकरण का एक प्रयास हुआ, जिसमें कि जो हिंदू और मुस्लिम जो अलग अलग रह रहे थे उनमें आपस में मेलजोल हुआ, एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और जिससे कि उनका सांस्कृतिक एकीकरण होना प्रारंभ हुआ। इसी पीरियड में अकबर के द्वारा संस्कृत, हिंदी और बहुत सारे जो वेद, वेदांत इन सब के किताबों का भी ट्रांसलेशन उनके द्वारा कराया गया। तो ये कोशिश की गई कि दोनों सभ्यता में दोनों इस्लाम और हिंदू इन दोनों के का आपस में मिलन हो और उससे कंपोजिट कल्चर का निर्माण हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका जो इम्पैक्ट हुआ, जो रिजल्ट आया, वो ये हुआ कि राजपूतों के शामिल हो जाने से मुगलों ने त्वरित गति से हिंदुस्तान में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उनके पास में एक से एक बेहतर राजपूत जनरल उपलब्ध हो पाए, जिससे वो काबुल में, सेंट्रल एशिया में, पंजाब में, दक्कन में, इन सब इलाकों में मुगल फौज अभिजित रही और कहीं उनका नुकसान नहीं हुआ और इस तरह से मुगलों का बहुत बड़ा साम्राज्य अकबर के ज़माने में हो गया था। केवल औरंगजेब के समय में कुछ क्षेत्रों का विस्तार हुआ। इसके अलावा जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि अकबर अपने अन्य नौबलों को, जैसे मैंने पहले बताया था कि अफगानियों, उज्बेक और मुगल जो उनके खास रिलेटिव थे, जो हमेशा उनको सत्ता से हटाने के लिए प्रयास कर रहे थे या हमेशा रिवोल्ट के ताक में रहते थे, कॉन्स्पिरेसी रचते थे, जब राजपूतों का आगमन मुगल दरबार में हो गया तो उसके बाद से इसका परिणाम ये हुआ कि सारे
नॉवेल्स को इन लोगों ने काउंटर बैलेंस कर दिया, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य में अकबर के समय में इक्का दुक्का मामलों को छोड़कर के अधिकांश समय दरबारियों में नॉवेल्स में कभी विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन इसका एक बहुत दूरगामी प्रभाव हुआ, और वो दूरगामी प्रभाव क्या था कि राजपूतों को इससे भारी नुकसान का सामना करना। करीब 200 वर्षों तक मुगलों के साथ में रहने के कारण राजपूत में जो वो आन बान शान की परंपरा थी, जो वॉरियर क्वालिटी था उनमें, जो युद्ध करने की ललक थी, वो सब धीरे धीरे कम होती है। जिसका परिणाम ये हुआ कि जब मराठाओं का उदय हुआ तो आप देखेंगे कि बाजीराव फर्स्ट के समय में, जो उनका काल 1720 से लेकर 1740 का है, वहां पर राजपूताना में जाकर के उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी वसूला। मतलब इन राजपूत सरदारों से, इन राजपूत राजाओं से, जो हिंदुस्तान के सिरमौर हुआ करते थे, मराठाओं के सामने में बौने सिद्ध हो गए। और ये कब हुए? 1720 से लेके 1740 और उसके बाद के मराठा के उत्कर्ष के दिनों में। ये ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन ये था कि उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। हिंदुस्तानी समाज में उनके प्रति आदर का भाव भी कम हो गया जब उन्होंने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उनके दरबार में वो आने जाने लगे, बड़े बड़े ओहदे के हकदार हो गए, और बहुत सारे जो मुगल साम्राज्य के जो बेनिफिट थे उसका उन्होंने उपभोग किया। तो दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक था, अकबर की राजपूत पॉलिसी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे। अगर आप लाइक करते हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, और मेरा प्रयास होगा कि आने वाले दिनों में और बेहतर से बेहतर टॉपिक को लिया जाए और उसका व्याख्या बेहतर से बेहतर ढंग से किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।